धन्यवाद आप सबको। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं। जनतंत्र मोर्चे के साथ जुड़िए और इस देश को बदलिए। और शायद अन्ना का सीना भी गर्व से फूल गया होगा कि जहां पर कोई किसी के लिए आधे घंटे का वक्त नहीं निकालता, राजनीतिक दलों को पैसे देके लोग लाने पड़ते हैं, वहां मुल्क बदलने की लड़ाई में, मुल्क को नया बनाने की लड़ाई में अन्ना जी के संघर्ष में साथ देने के लिए आप 7 घंटे से यहाँ बैठे हुए हैं। इसके लिए आप सबको फिर से बधाई। जनरल जी के वक्त तेजी से बदल रहा है, इतनी तेजी से बदल रहा है कि जनता वक्त के पैरों के नीचे आ रही है और कुछ लोग वक्त को अपनी मुट्ठी में करना चाहते हैं। वो लोग वक्त को अपनी मुट्ठी में करना चाहते हैं जो पिछले 65 साल से इस मुल्क को लूट रहे हैं। भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि आज से 2 साल पहले हम सब कहने लगे थे कि भ्रष्टाचार शिष्टाचार हो गया है, इससे कानूनी जामा पहना दो ताकि लोग घूस लें और उसका इनकम टैक्स भरें और उसे वाइट कर लें। और तब एक शख्स, दुबला पतला शख्स, 52-54 किलो का शख्स अन्ना हजारे खड़ा हुआ और उसने कहा नहीं, ये स्थिति बर्दाश्त नहीं है, हम इस स्थिति के खिलाफ आवाज उठाएंगे, अपना हाथ खड़ा करेंगे। और उसने सिर्फ हाथ खड़ा नहीं किया, अपनी जान देने की ठान ली। सारा मुल्क सड़क के ऊपर आ गया, सारा मुल्क। अन्ना हजारे की तुलना अगर किसी से की जा सकती है भारत के राजनीतिज्ञों में, तो गांधी जी, जयप्रकाश जी तो बड़े लोग थे, लेकिन उनकी झलक इनमें नजर आती है। पर लाल बहादुर शास्त्री को याद करते हैं तो अन्ना हजारे सामने आ जाते हैं। मैंने मंच पर सबका नाम लिया, मैंने विश्वेश्वर शर्मा जी का नाम जानबूझ के नहीं लिया, क्योंकि मैं अपनी बात शुरू करना चाहता था। मैं एक बार बकोड़ा आया था और जिस प्यार से इन्होंने मुझे हरियाणा का खाना खिलाया मुझे अभी तक याद है। मैं इनसे हाथ जोड़ गया कि मैं शहर का आदमी हूँ, इतना शुद्ध खाना नहीं खा सकता। दिल्ली का साथ दीजिए या अन्ना हजारे जी का साथ दीजिए। इसका एक कारण है, हिंदुस्तान में धीरे धीरे 30 परिवारों के हाथ में सत्ता सिमटती जा रही है, जनता सत्ता से दूर होती जा रही है और इसीलिए 30 परिवार हिंदुस्तान के लोगों को यानी 120 करोड़ लोगों के साथ गुलाम का व्यवहार कर रहे हैं। देश के 15 परिवारों के हाथ में सिमट रहा है। इसका अगर कोई उदाहरण है तो घोटाले उदाहरण है। बोफोर्स 64 करोड़, उसके बाद बैंकों का घोटाला, विदेशी बैंकों का, मनमोहन सिंह के वित्त मंत्रित्व काल में 5000 करोड़, उसके बाद तो फिर 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, 1 लाख करोड़, अभी 1,76,000 करोड़ का घोटाला हुआ, कोयले का घोटाला, जिसको सीएजी ने कहा। सीएजी जो सरकार की ऑडिट करने वाली कमेटी है, घोटाला 26 लाख करोड़ का था, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, ये 1,76,000 करोड़ का घोटाला है। और इसके जिम्मेदार कौन? इसकी जिम्मेदार पूरी संसद और हमारे मुल्क का प्रधानमंत्री। क्यों जिम्मेदार? क्योंकि उस समय भारत के प्रधानमंत्री ने कहा था, क्योंकि उस समय कोयला मंत्री भी थे, कि अगर मेरे ऊपर याद करें हमारे सारे पढ़ने लिखने पढ़ने वाले साथी, टेलीविजन देखने वाले साथी, हमारे पत्रकार साथी, उन्होंने कहा था कि अगर मेरे ऊपर
एक भी शक की सुई मेरी तरफ आई या मेरे ऊपर एक भी छींटा आया तो मैं न केवल प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दूंगा, बल्कि मैं सार्वजनिक जीवन से संन्यास ले लूंगा। और अभी 2 महीने पहले हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मैं अंडरलाइन करके बता रहा हूं आपको भिवानी के समझदार लोगों, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोयला घोटाला हुआ है, अनियमितताएं हुई हैं, मंत्रालय ने नियमों की हेराफेरी की है। किस समय? 2004 से 2009 के बीच में। उस समय देश का कोयला मंत्री कौन था? श्री मनमोहन सिंह। सुप्रीम कोर्ट ने जब इसके ऊपर मोहर लगा दी कि कोयला घोटाला हुआ है, नियमों में हेराफेरी हुई है, मंत्रालय शामिल है, दस्तखत प्रधानमंत्री के हैं, प्रधानमंत्री ने अपने कहे हुए वादे का निर्वहन नहीं किया, देश के साथ धोखा किया। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री अगर अपनी कही हुई बात से फिर जाए तो उसकी साख शून्य हो जाती है। हालांकि ये साख 1.5 साल पहले खत्म हो गई। अन्ना हजारे जी ने अनशन किया, सारा मुल्क सड़क पर था। जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ अनशन के, रामलीला के अनशन की बात मैं कर रहा हूँ, आमरण अनशन की। उस समय इस देश की संसद ने अन्ना जी को प्रस्ताव किया, सारी रात बैठ करके। उस सभा में लाल कृष्ण आडवाणी थे, सुषमा स्वराज थी, मुलायम सिंह थे, मायावती थी, जितने नेता हैं, छोटे बड़े, अच्छे बुरे, भ्रष्टाचारी नहीं भ्रष्टाचारी, सब उस लोकसभा में शामिल थे। सबने अन्ना हजारे जी को कहा, अन्ना के साथ साथ देश को कहा, हम जन लोकपाल लाएंगे। प्रस्ताव पास किया, याद कीजिए। लोकसभा जन लोकपाल लाने के वायदे से भाग गई। प्रधानमंत्री ने उसके बाद खत लिखा अन्ना जी को कि अन्ना हजारे जी, आप अनशन समाप्त कीजिए, आप जितनी चीजें कहते हैं उनके ऊपर हम विचार करेंगे, विरोधी दलों से बात करेंगे और उसका नतीजा निकालेंगे। आज तक प्रधानमंत्री ने नहीं बताया कि उन्होंने क्या बातचीत की और क्या नतीजा निकाला। ऐसा प्रधानमंत्री, ऐसी संसद और ऐसे विरोधी दल, इनका आखिर हम करें क्या? इन्हें ओढ़ें, बिछाएं, इनकी तस्वीर लगाएं या इनकी तस्वीरों के आगे, माफ कीजिएगा, जूतों की माला डालें? ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि कल हम दोपहर में एक सभा में थे, वहां पर एक गरीब आदमी कहीं से एक रिक्शा उसने टूटा फूटा लिया, उसके ऊपर उसने भूपेंद्र हुड्डा और राहुल गांधी की तस्वीर लगाई और उनके ऊपर जूतों की माला डाली और वो वहां घूम रहा है पूरे शहर में। उससे पूछा, भाई ये क्यों कर रहे हो? उसने कहा, हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम सब जगह अपनी फरियाद सुनाते सुनाते रोते रोते हमारे आंसू सूख गए, लेकिन कोई हमारी फरियाद नहीं सुन रहा। तो हम क्या कर सकते हैं? गरीब आदमी क्या कर सकता है? तस्वीर के ऊपर जूतों की माला डाल करके घूम सकता है। मैं एक पत्रकार के नाते एक चीज देख रहा हूँ, ये विरोधी दल और सत्तारूढ़ दल जो लोकसभा में बैठे हैं, बहुत जल्दी वो वक्त आने वाला है कि जब वो आपके पास वोट मांगने आएंगे, आप उन्हें डंडा लेकर के दौड़ा देंगे, अपनी गली, अपने मोहल्ले में शायद नहीं आने देंगे। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पानी सर से ऊपर जा चुका है। हमारे मुल्क में क्या नहीं है? सब कुछ तो है हमारे मुल्क में। अगर हमारे मुल्क में कुछ नहीं होता तो विदेशी कंपनियां यहाँ लूट करने के लिए भागती हुई नजर नहीं आती, हजारों करोड़ की घूस नहीं देती हैं, लेकिन हमारे अपने नौजवान, उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा, उनकी नौकरियां खत्म हो रही हैं। मुझसे भारत सरकार के एक सचिव ने कहा 50 लाख नौकरियां खत्म हो गई हैं। योजना आयोग खामोश बैठा है। हम ईमानदार अफसर जो मुल्क की सेवा करना चाहते हैं, इस सरकार में इस तरीके से हैं जैसे शेर के आगे कोई भेड़ बनी हुई है। ये हमारी सरकार है, ये हमारे विपक्षी दल हैं? नहीं, इनके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, इनके खिलाफ अपना हाथ खड़ा करना चाहिए और इनके खिलाफ अन्ना हजारे जी का साथ इसलिए देना चाहिए क्योंकि अन्ना हजारे जी इस नतीजे के ऊपर पहुंचे हैं कि ये मुल्क इस व्यवस्था से नहीं चल सकता। इस व्यवस्था से इस देश में
बगावत होगी, इस देश में अराजकता फैलेगी, सामान्य नागरिक का जीवन खतरे में पड़ जाएगा, माँ बहनों की इज्जत खतरे में पड़ जाएगी, नक्सलवाद बढ़ेगा। नक्सलवाद सब लोगों को उसका इलाज नहीं दे सकता, वो भी एक वर्ग को देगा। अन्ना चाहते हैं हिंदुस्तान का हर आदमी सुखी हो और वो वादे जो आज़ादी के समय किए गए थे वो पूरे हों। इसके लिए अन्ना कहते हैं अब आखिरी लड़ाई लड़नी है, सबको मिलकर लड़ाई लड़नी है। लड़ाई लड़नी है व्यवस्था बदलने की, उस व्यवस्था में जिसमें महंगाई नहीं हो, बेरोजगारी नहीं हो, भ्रष्टाचार नहीं हो, इसके खिलाफ अगर नहीं खड़े हुए और जहां पर दिल्ली की जगह गांव की सत्ता हो, गांव की सत्ता सबसे महत्वपूर्ण जो आजादी के समय सपना देखा गया था, गांव को भ्रष्ट बनाने वाले काम नहीं, गांव को सुखी बनाने वाले काम। उस गांव में कोई बेरोजगार न हो, कोई उस गांव में भूखा न हो, कोई उस गांव में बिना काम के न रहे, चाहे खेतिहर मजदूर हो या गांव में रहने वाले लोग। और ये चीज हो सकती है। आपने एक ऐसा आदमी दिया जनरल वीके सिंह, जिसकी सेना ने असंभव काम संभव कर दिखाए। जब असंभव काम संभव हो सकते हैं तो इस मुल्क में जितनी गड़बड़ियां हैं वो ठीक क्यों नहीं हो सकती? हो सकती हैं, बशर्ते इस देश में सिस्टम बदले, इस देश में पूरा का पूरा संपूर्ण तंत्र, संपूर्ण व्यवस्था बदले। अब मैं आपको आखिर में एक बात बताता हूं। एक भूतपूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी का, उनकी जन्मदिन के समय एक सभा रखी गई थी और वहां पर जनरल वीके सिंह गए हुए थे। ये बात मैंने कभी किसी को नहीं बताई, लेकिन चूंकि मेरे साथ हुई है इसलिए मैं बता रहा हूं। वहां पे बहुत सारे लोग थे, उनमें एक बहुत भ्रष्ट सांसद भी था जो मंत्री बनने की जुगाड़ में है, लेकिन वो भी इस भ्रष्टाचार से तंग था। उसने मुझे बैठ के कहा, संतोष भाई, इससे तो अच्छा जनरल वीके सिंह सत्ता के ऊपर कब्जा कर लेते, जो इनके ऊपर आरोप लग रहा है। अगर कब्जा कर लेते तो कम से कम इस देश में भ्रष्टाचार तो ना जितना है उससे ज्यादा तो नहीं बढ़ता। आज तो हमको शर्म आती है। मैं उसका चेहरा देखने लगा, अरे ये खुद भ्रष्टाचारी है, खुद पैसे लेता है, खुद विकास के कामों में दलाली 20 या 25% लेता है और ये कह रहा है। इसका मतलब भ्रष्टाचार वहां पहुंच गया है जहां भ्रष्टाचारी भी इससे परेशान हो गए हैं। दोस्तों, अगर इस समय ये मुल्क न बदला तो इस मुल्क के टुकड़े हो जाएंगे। उसको बचाने की जिम्मेदारी जितनी अन्ना जी की है उतनी ही आपकी भी है। मौलाना सूफी गिलानी जब अपनी खानकाह से, जब अपने आश्रम से निकल आए, साधु अपने आश्रम से निकल आए, आज जैन मुनि अन्ना के मंच पे थे और उन्होंने अन्ना को आशीर्वाद दिया। इसका मतलब इस मुल्क में कुछ होने वाला है। लेकिन कुछ होगा तो तब जब दूध और दही दोनों हो, तभी जामन हो, तभी दही जमेगा। एक तरफ अन्ना हजारे हैं जो आपको आवाज देने आए हैं, दूसरी तरफ आप हैं। अगर आप अन्ना हजारे का साथ देने का वादा करें तो आप निश्चित माने इस मुल्क में कुछ न कुछ बदलाव जरूर होगा। अब मैं आखिर में एक बात आपसे कहना चाहता हूं। अन्ना ने एक संगठन बनाया है, जनतंत्र मोर्चा। जनतंत्र मोर्चा चुनाव नहीं लड़ेगा, जनतंत्र मोर्चा किसी को खड़ा भी नहीं करेगा, लेकिन जनतंत्र मोर्चा इस देश में नई राजनीति लाने की पहल करेगा और ये जितने बेईमान और भ्रष्टाचारी बैठे हुए हैं इनको एक किनारे कर आपके बीच के जनप्रतिनिधि, खड़े होने वाले अच्छे लोगों के समर्थन में दिन रात एक कर देगा। लेकिन किनके? जनप्रतिनिधियों के, जो जनता के अपने चुने प्रतिनिधि होंगे। इसके बारे में ज्यादा अन्ना कहेंगे। आखिर में एक साइट है जनतंत्रमोर्चा.org। अन्ना ने कमाल का प्रयोग किया है। कोई नेता नहीं, एक नेता नहीं, सैकड़ों नेता, एक दफ्तर नहीं, सैकड़ों दफ्तर, सब वॉलंटियर। लीडर के रूप में भी कोई नहीं। अन्ना बड़े वॉलंटियर, जनरल वीके सिंह छोटे वॉलंटियर और हम सब बराबर के वॉलंटियर। ये अन्ना ने कमाल किया। इसके लिए अन्ना ने कहा कि मेरे विचार, मेरी जानकारी जनतंत्रमोर्चा.org।
लिख लें जो नेट को देखते हैं, जनतंत्रमोर्चा.org, इसके ऊपर मेरी सारी जानकारी आ जाएगी। इसका मतलब अन्ना ने कोई संयोजक नहीं बनाया। मैं रास्ते में आ रहा था, मैंने देखा बहुत सारे लोगों ने लिख रखा है संयोजक जनतंत्र मोर्चा। झूठे हैं वो लोग। कुछ लोगों ने अखबारों में खबर छपवाई कि अन्ना जो कह रहे हैं कि हम पीपुल्स कैंडिडेट, जनप्रतिनिधि खड़ा करेंगे, उसकी जिम्मेदारी अन्ना ने हमको दी है कि इस इलाके में हम जनता के प्रतिनिधि चुने। बेईमान है वो लोग। अन्ना ने किसी को कोई जिम्मेदारी नहीं सौंपी। अन्ना का कहना है जनता अपने आप अपना फैसला करेगी, उसके लिए किसी दलाल की जरूरत नहीं है। ये अन्ना का आपसे कहना है और मैं इसको कह रहा हूं, जनतंत्र मोर्चा में सब बराबर हैं, न कोई अध्यक्ष है, न कोई मंत्री है, न कोई संयोजक है। समय समय पर कार्यक्रम बनाने के लिए, कार्यक्रम चलाने के लिए, संघर्ष लाने के लिए लोग अपनी कमेटियां बना लेते हैं। उसके बाद वो काम खत्म हुआ, कमेटियां खत्म, फिर सब बराबर। ये है अन्ना का डायरेक्ट लोकतंत्र का, सीधे लोकतंत्र का प्रयोग। अन्ना की एक ख्वाहिश है, मैं अपनी बात खत्म इस ख्वाहिश से करता हूं। अन्ना की एक चाह है और भिवानी से सबसे ज्यादा चाह है। हम पिछली मीटिंग में थे, वहां अन्ना ने कहा कि रिकॉर्ड टूट गया। नाम नंबर में नहीं बताऊंगा, लेकिन देखना है कि वो रिकॉर्ड यहाँ टूटता है कि नहीं टूटता है। अन्ना चाहते हैं कि उनकी लड़ाई लड़ने के लिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी मुहिम, व्यवस्था के खिलाफ उनकी मुहिम, नया समाज, नई सरकार, नया देश बनाने की उनकी मुहिम में उनको सिपाही चाहिए। उनको आपके बीच में से जनरल वीके सिंह जैसे सिपाही चाहिए। वो सिपाही जो अन्ना की बात को गांव-गांव ले जा सकें, गली-गली ले जा सकें, लोगों को समझा सकें कि अन्ना ये चाहते हैं। और उसके लिए अन्ना को नौजवान, बुजुर्ग, महिलाएं, हर उम्र के लोग चाहिए। जिसमें भी ये जज्बा हो, वो मुल्क बदलने के लिए अन्ना की सेना में शामिल होना चाहता है, अन्ना की सेना का सिपाही बनना चाहता है। वो अभी एक कागज निकाले, उस पर अपना नाम, मोबाइल नंबर लिख के, पता लिख के और मेरे पास यहाँ मंच पे भेज दे। अन्ना उसको 1 महीने में अपने यहाँ बुलाएंगे, उसको खत लिखेंगे, बुलाएंगे और उसके साथ वैचारिक बातचीत करेंगे कि इस मुल्क को कैसे नया बनाना है, इस संघर्ष को कैसे खड़ा करना है। क्या भिवानी अन्ना की इस इच्छा का, अन्ना की इस ख्वाहिश का जोश के साथ जवाब देगा? ये मेरा सवाल है। अगर आप इसका जवाब जोश के साथ देना चाहे, 2-3 हाथ उठें। अगर अन्ना का, धन्यवाद, अगर अन्ना का जवाब गर्मजोशी से देना है तो एक पते पे नाम पते भी लिख के दीजिए। मन में पूजा करने से कुछ नहीं होता, मंत्र का उच्चारण करना पड़ता है। बिना उच्चारण किए टेलीफोन कहीं लग जाएगा, ये सोच के काम नहीं चलता, डायल करना पड़ता है, तब नंबर लगता है। इसलिए कागज पे लिख के दीजिए और अन्ना के पास अपने कागज यहाँ भेज दीजिए, सिर्फ नाम, मोबाइल नंबर और पता लिख करके। और आखिर में मैं अपने मीडिया के दोस्तों से कहना चाहता हूँ, दोस्तों, वक्त आ गया है कि लेखक हो, पत्रकार हो, कवि हो, शिक्षक हो, कोई भी हो, उसे अन्ना का साथ देना चाहिए। क्योंकि अगर आज अन्ना का साथ नहीं दिया तो पीढ़ियां आपको कोसेंगी, पीढ़ियां आपको दोषी ठहराएंगी कि जब मुल्क के लिए लड़ने का वक्त था तो आप अपने गफलत, ऐशो आराम, आलस में पड़े रह गए। और मीडिया के दोस्तों से एक बात और कहना चाहता हूँ, जितने बड़े मीडिया के महारथी हैं, उन सारे लोगों की बाजुओं की ताकत मैं जानता हूँ, क्योंकि उनके सारे बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि क्या कमाल है कि 8-8, 7-7 घंटे से, जैसे आप इंतजार कर रहे हैं, हर जगह लोग इंतजार करते हैं। बड़ी बड़ी सभाएं हो रही हैं, गांव-गांव में 2-2 हज़ार लोग इकट्ठा होकर के सिर्फ अन्ना की झलक। अन्ना क्या करते हैं? 1 मिनट रुक करके, मैं आया, मैं बीमार हूँ, मैं बहुत वक्त नहीं दे सकता, देश की लड़ाई में आपका साथ चाहिए। और उसके लिए लोग 2-2 घंटे खड़े रहते हैं। उसके बाद फिर जब गाड़ी चलती है तो गाड़ी के साथ दौड़ते हैं। अन्ना का भाषण लोग यूं हाथ करके सुनते हैं, संत महात्मा जैसे कोई बोलता है उस तरह से। लेकिन ये अखबारों में इस तरह से रिपोर्ट नहीं हो रहा है। मैं जानता हूं क्यों नहीं रिपोर्ट हो रहा है, क्योंकि वो जो 15 परिवार जो देश की दौलत कब्जे में ले रहे हैं, वो धीरे धीरे
अखबार और टेलीविजनों को भी अपने कब्जे में ले रहे हैं। कोई बात नहीं, उस लड़ाई को भी लड़ा जाएगा। आप इतनी दूर हैं, साथ हैं सब लोग, अभी यहाँ नाम पते देंगे, उस लड़ाई को लड़ने का भी कोई तरीका निकाल लिया जाएगा। मैं आखिर में आप सबको फिर इस बात के लिए बधाई देता हूँ कि आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि जिन्होंने कभी भी गांधी जी को नहीं देखा, जिन्होंने गांधी जी की आवाज़ नहीं सुनी, जिन्होंने जयप्रकाश जी को नहीं देखा, जिन्होंने जयप्रकाश जी की आवाज़ नहीं सुनी, वो लोग आज अन्ना जी को अपने सामने देख रहे हैं। ऐसे भाग्यशाली भिवानी के लोगों को मेरा जय हिंद। से हम और आप ही नहीं बल्कि सारे देश की जनता गुजर रही है। वो बड़ा अजीब दौर है, वो बड़ा अजीब दौर है कि जिसमें जिस तरफ देखो दुख ही दुख है, परेशानी ही परेशानी है, कष्ट ही कष्ट है, तकलीफ ही तकलीफ है। सिवाय परेशानी के, सिवाय मुसीबत के और कोई चीज नजर नहीं आती है। और इसकी वजह क्या है? मुल्क में, देश में महंगाई, भ्रष्टाचार, करप्शन, बदनज़मी, ये माहौल हर तरफ बिल्कुल छाया सा हुआ है। ऐसे में हम और आप ये सोच रहे थे कि आखिर जो ये माहौल है, ये जो मसाइल हैं, ये जो समस्याएं हैं, इनका हल कौन करेगा, इनका समाधान कौन करेगा। हम और आप इतने परेशान हो गए और इतने परेशान थे कि जब हम ढूंढते थे, जब हम देखते थे कि कोई है ऐसा शख्स कि हमारी इन मुसीबतों को देखकर हमें इन मुसीबतों से निकालेगा, हमारी इन समस्याओं को सुनकर हमारी इन समस्याओं का समाधान निकालेगा, हमारी इन मुश्किलों को देखकर इसका कोई हल निकालेगा। लेकिन जब पूरब की तरफ निगाह डालते थे तो कोई नजर नहीं आता था, पश्चिम की तरफ निगाह डालते थे तो कोई नजर नहीं आता था, उत्तर की तरफ निगाह डालते थे तो कोई नजर नहीं आता था, दक्षिण की तरफ निगाह डालते थे तो ऐसा कोई मसीहा नजर नहीं आता था। जब हिंदुस्तान की आम जनता, हिंदुस्तान का आम पब्लिक जब परेशान होने लगी, जब तराए तराए करने लगी, आसमान की तरफ भारतवासियों ने अपनी आंखों को उठा करके देखा कि ऐ मालिक, जिसने तूने हम सबको पैदा किया, कि आज ये कष्ट, ये तकलीफ, ये मुसीबत, ये प्रॉब्लम इस तरीके के होंगे, आखिर इनका कोई समाधान होगा। तो जब हमने उसकी तरफ आंख उठा के देखा, लेकिन उधर से भी कोई आवाज नजर न आई, मायूस होकर के, आजिज आकर के, तंग आकर के हम बैठ गए। लेकिन ऐसे में रालेगांव की धरती से धन्य हो वो माँ जिसकी गोद से शेरे बबर अन्ना हजारे ने जन्म लिया, आवाज दी भारतवासियों को, आवाज दी हिंदुस्तान वासियों को कि अभी परेशान होने की जरूरत नहीं। पैदा होने के बाद हमने रोने की आवाज नहीं निकाली थी, बल्कि देश के सेवा करने की आवाज निकाली थी, देश के प्रति समर्पित होने की आवाज निकाली थी। आज यही धरती पुत्र, भारत का मसीहा, एक नई देश के आजाद दिलाने के लिए जो निकल पड़ा है देश के धर्म पे, आज आपके सामने विराजमान है। इस महारथी ने वो संकल्प लिया, वो शपथ ली, वो प्रतिज्ञा की कि देश की आम जनता को हमें न्याय दिलाना है, हमें इंसाफ दिलाना है, हमें उन्हें दुखों और तकलीफों से दूर करना है, हमें उनकी समस्याओं का समाधान निकालना है, हमें उनके मसले मसाइल हल करने हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि चाहे वो प्रांतीय सरकार हो, चाहे वो राष्ट्रीय सरकार हो, किसी भी प्रांत की गवर्नमेंट हो, किसी भी स्टेट की गवर्नमेंट हो, किसी भी सूबे की हुकूमत हो, आप इधर देखिए, हर तरफ ताना बाना करप्शन का है, हर तरफ ताना बाना भ्रष्टाचार का है। लेकिन इस करप्शन को खत्म करने के लिए, इस भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए किसी न किसी को अगुवाई करनी थी, किसी न किसी को क़यादत करनी थी, और वो अगुवाई, वो क़यादत आज अन्ना हजारे ने शुरुआत कर दी है, जिनके कांधे से कांधा मिलाकर श्री जन्मंदिर सिंह जैसा बहादुर भवानी का धरती पुत्र आपके सामने मौजूद है। अगर वो चाहते तो रिटायरमेंट होने के बाद किसी भी कंट्री के बेहतरीन आला किस्म के एम्बेसडर हो सकते थे। राजदूत की कानों में वो गुनगुनाहट थी, वो आवाज थी। जनरल वीके सिंह ने कहा कि देश के लिए जब तक नौकरी में रहा, लड़ता रहा,
अब रिटायरमेंट होने के बाद देश ही की नौकरी लौटा रहेगा। कल सरहद में लड़ रहा था, आज देश के अंदर रह करके लड़ेगा। आज पता ये चला, उस बात की गवाही, उस बात की शहादत आज ये जनरल वीके सिंह का, जो अन्ना हजारे जी के बगल में बैठ करके देश की सेवा करने का संकल्प लेके उठे हैं। और आज भिवानी की सभा में हम और आप मौजूद हैं। आने वाला समय, आने वाला वक्त, आने वाला टाइम हमारे आपके लिए एक कामयाबी का झंडा लहराएगा, एक कामयाबी का परचम लहराएगा। वो दिन दूर नहीं है। आपको मालूम होना चाहिए कि जब जब जुल्म की टहनी जालिम समझते हैं कि फल रही है, तो कुछ दिनों के बाद एक मसीहा निकलता है, एक क़यादत वाला निकलता है, एक अगुवाई करने वाला निकलता है और जालिमों के जुल्म का खात्मा करता है। आज ऐसे भ्रष्टाचारी जालिमों के हालात मामलात को खत्म करने के लिए जनरल वीके सिंह जैसे, अन्ना हजारे जैसे मुजाहिद आदमी ने वक्त किया करके जनतंत्र मोर्चा के तले जनतंत्र यात्रा की शुरुआत करके देशव्यापी दौरा करना शुरू कर दिया है। और हम चारों ने, जैसा कि संतोष भारतीय है, इस बात की प्रतिज्ञा कर ली, शपथ ले ली, हल्फ ले लिया कि जब तक इस देश की आम जनता को न्याय नहीं मिल जाएगा, इंसाफ नहीं मिल जाएगा, उस वक्त हम अपनी यात्रा को बंद नहीं करेंगे। तो आने वाले दौर में आपको चाहे प्रांत की सरकार हो, चाहे दिल्ली की सरकार हो, यानी भारतीय सरकार, राष्ट्रीय सरकार, हमें ऐसी सरकारों को उखाड़ फेंकना होगा और आम जनता को न्याय दिलाना होगा। एक दौर ऐसा आएगा कि एक इतिहास रचा जाएगा, एक तारीख लिखी जाएगी, एक हिस्ट्री दोहराई जाएगी। और वो तारीख क्या होगी, वो हिस्ट्री क्या होगी, वो इतिहास क्या होगा कि कुछ दिनों के बाद दिल्ली की धरती से एक आवाज बुलंद होगी, दिल्ली की सरजमीन से एक नगारा बजाया जाएगा, एक नगारा बुलंद होगा और वो होगा अन्ना हजारे की जबान से। चलो देशवासियों, भारत को नई आजादी दिलाने की जश्न में आपको इस धरती से उठ करके खड़े होकर अन्ना हजारे की आवाज पर, जनरल वीके सिंह की आवाज पर, संतोष भारतीय की आवाज पर लबैक कहते हुए कि हम हिंदुस्तानी हैं। और जब हिंदुस्तान की आजादी के लिए 75 साल जब शख्स अपनी जिंदगी को दांव पर लगा करके चल पड़ा है, तो हम भी हाजिर हैं अन्ना हजारे जी, जैसा कि आप कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। आप एक हैं, लेकिन 120 करोड़ आपके साथ ये करता है। हमने गांधी को भी देखा, हमने गांधी के बारे में जाना है। इस देश को दोबारा आजादी देने के लिए, आजादी दिलाने के लिए आपको इस बात का संकल्प लेना है कि जब ऐसे लोग इस बात का प्रतिज्ञा कर चुके हैं, तो हमें और आपको भी चाहिए कि इस मैदान से एक आवाज देते हुए कि जनरल वीके सिंह साहब, अन्ना हजारे जी, संतोष भारती जी, इस देश की दूसरी लड़ाई में जो योगदान आपका है, उससे कहीं ज्यादा योगदान और बलिदान हम लोगों का होगा। आने वाला समय आपकी कामयाबी तरक्की का समय होगा। लेकिन अन्ना हजारे जी ये सोच रहे हैं कि सूफी जिलानी साहब, ये भिवानी की धरती पुत्र, ये बिहार जो है भिवानी की बहादुर फौज, क्या जब हम आवाज देंगे दिल्ली की धरती से, तो हमारी आवाज पर यहाँ से कितने लोगों की तादाद होगी, कितनी संख्या होगी, ये लोग नजर आएंगे। मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, देखना है कि हम और आप इस मिशन को लेकर के जो चल रहे हैं, ये मिशन देश का है, ये मुहिम देश का है, ये लड़ाई देश की है। आपके सामने अभी जो दान पेटी लेकर के चल रहे होंगे, वो बच्चे जो इसके वर्कर हैं, यानी देश को एक नई जिंदगी देने के लिए संकल्प लिए हुए हैं, वो आपके सामने आते हैं। इस दान पेटी में जो आप डालते हैं, इसी से ये पूरा भ्रमण हो रहा है, पूरी यात्रा हो रही है। हमें ऑफर दिया गया, लेकिन अन्ना हजारे जी ने कहा ठोकर है उस पैसे पर जिस पैसे से हिंदुस्तान की जनता का विकास न हो सके। हमारे साथ ये देश की सेवा और देश की जनता है। हम एक एक रुपया इकट्ठा करके इस देश के लिए लड़ाई लड़ेंगे, मगर अमीरों से मतलब नहीं, हमें देश का गरीब चाहिए।
ऐसा रंग लाएगी जिसे शायद अभी आपको मुस्कुराहट लग रही है, लेकिन जब इसकी कुर्बानियां सामने होंगी, इसका मंजर सामने होगा, तब आप समझेंगे कि ईद कैसी होती है, दिवाली कैसी होती है। हमने तो संकल्प ले लिया कि ईद हमारी अब हमारे घर में रहे, होली हमारी हमारे घर में रहे, दिवाली हमारी हमारे घर में रहे। हम ईद, दिवाली, होली उस दिन मनाएंगे जब देश दोबारा आजाद हो जाएगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद, जनतंत्र मोर्चा। श्री अन्ना जी, सूफी जिलानी जी, संतोष भाटे जी, मंच पर बैठे सभी आयोजक और सबसे सम्मानित, सबसे प्रतिष्ठित, सबसे ऊंचे आप सब भाई और बहन जो मेरे सामने बैठे, आप सबको नमस्कार, आप सबको राम राम, राम राम। और आप सबको मुबारकबाद कि इतनी आपके दिल के अंदर ललक है, जिज्ञासा है, जज्बा है, उत्सुकता है और देश के लिए कुछ करने का मन है, इसीलिए आप बैठे हैं। और खासकर हमारी माताएं, बहनें और बेटियां जो यहाँ बैठे हैं, इनके लिए जोर से ताली बजाइए। पहले तो मैं माफी चाहता हूं कि हमें इतना समय लगा और कारण उसका ये था कि आप ही की तरह प्यार करने की वाले इतने लोग मिलते गए रास्ते में कि हमको रुकते हुए आना पड़ा। हमें नहीं पता था कि हमें इतनी देर लगेगी, लेकिन जहां रोका गया वहां ना चाहते हुए भी रुकना पड़ा, क्योंकि लोगों का प्यार इतना था। और शायद आपका प्यार सबसे ज्यादा है कि आप अभी तक इतनी रात को बैठे हैं। समय ज्यादा हो गया है, मैं तो घर का आदमी हूं, इसलिए संक्षेप के अंदर बात करूंगा और जैसे फौज में कहते हैं पॉइंट्स के ऊपर बात करूंगा, ताकि आप अन्ना हजारे जी को अच्छी तरह से सुन सकें। पहली चीज, हमारे देश का जो संविधान है वो कहता है कि हमारा देश कल्याणकारी राज्य होगा, सबको बराबर न्याय मिलेगा, सबको बराबर मौके मिलेंगे, सबको एक तरह का बर्ताव मिलेगा। लेकिन पिछले 65 साल के अंदर ऐसा नहीं हुआ है और इसीलिए कुछ महीने पहले अन्ना जी के साथ हमने एक विज्ञप्ति जारी की थी कि ये संसद संविधान विरोधी है। और वो इसलिए जारी की थी कि कोई भी संसद आज तक 65 साल में उन्होंने संविधान का पालन नहीं किया है, उन्होंने जनता की देखभाल नहीं की है, उन्होंने अपनी देखभाल की। दूसरी चीज, भ्रष्टाचार के बारे में संतोष भाटी जी ने आपको कई आंकड़े दिए। जिस तरीके से भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, मेरे ख्याल से भस्मासुर भी शर्म खाने वाले लगा होगा कि ये इस देश के अंदर क्या हो रहा है। अगर इसके ऊपर हमने काबू नहीं पाया तो एक दिन हम सब बर्बाद हो जाएंगे। और भ्रष्टाचार की लड़ाई आप और हमसे शुरू होगी। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिस दिन हम इस चीज का निश्चय कर लेंगे कि ना हम करेंगे, ना हम करने देंगे, उस दिन से भ्रष्टाचार कम होना शुरू होगा। तीसरी चीज, आज जो देश की आर्थिक नीतियां हैं वो ऐसी हैं जिससे देश में असमानता बढ़ रही है। गरीब वहीं का वहीं है, अमीर अमीर होता जा रहा है। आपने पीछे पढ़ा होगा कि हमारे देश में सबसे ज्यादा अरबपति हैं दुनिया के। शायद आपने ये नहीं पढ़ा होगा कि हमारे देश के अंदर सबसे ज्यादा कुपोषण भी है। आपने ये नहीं पढ़ा होगा कि हमारे देश के अंदर हर आधे घंटे में एक किसान आत्महत्या करता है।
आपने ये नहीं पढ़ा होगा कि 23 करोड़ जनता बिना खाना खाए सोती है, और आपने ये नहीं पढ़ा होगा कि 35 करोड़ जनता सिर्फ एक टाइम का खाना खाती है। ये है हमारी आर्थिक नीति। अगर इनके बारे में कुछ करना है तो जल्दी करना पड़ेगा, नहीं तो इस असमानता से एक वो दृश्य नजर आएगा जिसमें देश या तो बिक जाएगा या टूट जाएगा। ताली बजाने की बात नहीं है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि अपनी नजर ले जाइए, 1990 में 50 जिलों में नक्सलवाद था, आज 272 से ज्यादा जिलों में नक्सलवाद है। और अगर यही चलता रहा तो एक दिन शायद सब जिलों में नक्सलवाद होगा। चौथी चीज, महंगाई। मेरे ख्याल से हमारी माताएं, बहनें और बेटियां जो बैठी हैं, शायद वो उसके बारे में आपसे ज्यादा जानती होंगी। मिलावट, महंगाई के बारे में मैं सिर्फ यही कहूंगा, काबू पाया जा सकता है। एक उदाहरण देता हूं आपको। हमारे यहां पेट्रोल और डीजल बांग्लादेश और पाकिस्तान से महंगा है, पता था आपको? क्या हम बांग्लादेश और पाकिस्तान से भी गिरे हुए हैं एक आर्थिक तौर पर कि हमारे यहाँ चीज महंगी हो? ये सिर्फ इसलिए है कि इनके ऊपर 40 रुपए का टैक्स है। ये इसलिए है कि 80% तेल की रिफाइनिंग रिलायंस ग्रुप करता है, और ये इसलिए है कि रिलायंस ग्रुप की तरफ से बहुत राजनीतिक दलों को और बहुत राजनीतिक लोगों को उनकी सेवा होती है, जिसके कारण उनको फायदा देना पड़ता है रिलायंस ग्रुप। मेरी कोई रिलायंस ग्रुप से दुश्मनी नहीं है, सिर्फ मैं आपको एक तथ्य बता रहा हूं। पांचवी चीज, जिस तरीके से आज हमारा प्रशासनिक तंत्र है, 40 साल पहले धर्मवीर जी ने एक देश के सामने चीज रखी थी कि पुलिस का जो सिस्टम है उसके अंदर बदलाव आना चाहिए, क्योंकि ये सिस्टम अंग्रेजों के जमाने का है। ये सिस्टम देश के ऊपर शासन करने का है, ना कि जनता की सेवा करने का। अभी तक कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमारे राजनीतिक तंत्र को यह बर्दाश्त नहीं है कि पुलिस जो कि जनता की सेवा के लिए है, जो कि लॉ एंड ऑर्डर देखने के लिए है, अगर वो राजनीतिक तंत्र के बाहर हो गई तो उनको सबसे ज्यादा खतरा होगा, क्योंकि वो सबसे ज्यादा गलती करते हैं। इसलिए अभी तक पुलिस रिफॉर्म नहीं आई। और आप में से कुछ ने अगर दिल्ली रेप कांड के समय में जो पुलिस के दृश्य देखे होंगे और उसको अगर आप अंग्रेजों के जमाने की पिक्चरों से कंपेयर करें, कोई फर्क नजर नहीं आएगा, क्योंकि रूल तो वही है। छठी चीज, जब तक हम नहीं बदलेंगे तब तक हम कमजोर रहेंगे। आज आप और हम अपने आप को कमजोर इसलिए पाते हैं, हम कहते हैं ना कि भाई हम क्या कर सकते हैं। कई लोग कहते हैं अकेला चना क्या भाड़ फोड़ेगा। हाँ, अकेला चना आंख जरूर फोड़ सकता है। तो हमको बदलना पड़ेगा, और इसलिए एक चीज को समझिए, जीने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है सबसे आसान, ज्यादातर लोग उसको अपना लेते हैं। वो तरीका है घुटनों के बल बैठ जाइए, जो आपके सामने फेंके उसको ले लीजिए, आंख बंद करिए, अपने स्वाभिमान के बारे में भूल जाइए, घुट घुट कर जीते रहिए। इसकी कीमत है कि आपका स्वाभिमान गुम हो जाएगा, आप घुट घुट कर जीते रहेंगे। दूसरा तरीका है, अगर गलत चीज है तो उठकर उसका विरोध करिए, आंख से आंख मिलाकर गलत काम मत होने दीजिए। इसकी कीमत है।
लोग बाग आपका विरोध करेंगे। तो आपने तय करना है कि आपने जिंदगी में कौन सा तरीका अपनाना है, पहला या दूसरा। अगर दूसरा आप अपनाते हैं, विरोध जरूर होगा, लेकिन आपका स्वाभिमान आपको हमेशा जमीन के ऊपर, ऊंचाई के ऊपर खड़ा रखेगा। तो फैसला करिए, फैसला आपका है, पहला घुटने के बल या दूसरा खड़े होकर। मैंने सोचा नहीं था कि मैं जब तक अपने इलाके में पहुंचूंगा मेरा गला बैठ जाएगा, इसलिए मैं संक्षेप में बात करता हूं। देखिए, जब तक आप और हम ये नहीं सोचेंगे कि देश सर्वोपरि है, देश का हित सर्वोपरि है, तब तक कुछ नहीं होगा। अगर हम अपने निजी स्वार्थ को माथे रखेंगे तो कभी भी देश का भला नहीं होगा, और अगर देश का भला नहीं होगा तो आपका भला नहीं होगा। और आखिरी चीज, हम बड़ी आसानी से, क्योंकि अंग्रेज हमारे को करते रहे और अब 65 साल से हो रहा है हमारे साथ, हम बहुत जल्दी बट जाते हैं। जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, वर्ग के नाम पर, समुदाय के नाम पर, लालच के नाम पर, बोतल के नाम पर। जब इलेक्शन आता है, कोई हमको झुंझुना दिखाता है, हम खुश हो जाते हैं। ताकत अपनी खत्म कर देती है। हमारी हालत इसलिए है कि हमने अपनी ताकत नहीं पहचानी, हमने लोगों को अपने आप को बांटने दिया। जिस दिन आप अपने मन में ये संकल्प कर लेंगे, जिस दिन आप अपने मन में ये निश्चय कर लेंगे कि हम बटेंगे नहीं, उस दिन आपकी ताकत आपको मालूम होगी और उस दिन आप इस देश को बदल देंगे। कोई शक नहीं है इसमें। अपनी ताकत को पहचानिए। 5 उंगलियां हैं, एक एक करके तोड़ी जा सकती हैं। जिस दिन ये मुट्ठी बन जाती हैं, ये दूसरों को तोड़ती हैं। ताकत पहचानिए। इस चीज का निश्चय करिए कि हम संगठित होकर, इकट्ठा होकर देश के बारे में सोचेंगे और अपने भले के बारे में सोचेंगे, स्वार्थ के बारे में नहीं, अपने भले के बारे में, अपने समाज के भले के बारे में। और जिस दिन आपने ये निश्चय कर लिया, मेरी बात मानकर चलिए, हम देश बदल सकते हैं, पूरा देश। और जितनी मैंने आपको समस्याएं बताई, सबका हल है। सब चीजों को एक समय सीमा के अंदर पूरा किया जा सकता है। और कोई अगर आपको बोलता है कि ये हम नहीं कर सकते, झूठ बोलता है। मैं कहता हूं अपने एक्सपीरियंस के साथ, सब चीजों को सॉल्व किया जा सकता है। कोई इसमें मुझे इसमें कोई शक नहीं। मुझे हिंदुस्तान की जनता, हिंदुस्तान के लोगों पर पूरा विश्वास है कि वो सब इसको कर सकते हैं, बशर्ते कि वो फटे रहे, इकट्ठे रहे। और इसलिए ये जनतंत्र मोर्चा खड़ा हुआ आप लोगों को जोड़ने के लिए, आप लोगों को जगाने के लिए, आप लोगों को बताने के लिए कि आपके पास क्या ताकत है, कि आप अपनी ताकत को भूल गए, उसको दोबारा याद करिए। और इसीलिए जैसे जिलानी साहब ने बताया, सितंबर के पहले हफ्ते में हम जनता का आह्वान करेंगे ताकि एक जन संसद दिल्ली में बने। एक जन संसद, जनता की संसद ये निर्णय करे कि हमने देश को कहां ले जाना है। तो आप उसमें आमंत्रित हैं। और क्योंकि हम चीज़ों को जल्दी भूल जाते हैं, मेरा आपसे निवेदन है, हर इतवार को कोई ना कोई कार्यक्रम ऐसा करें जिससे आपके शहर, आपके क्षेत्र में लोगों को जोड़ा जा सके और लोग याद रखें कि हमको सिर्फ 2 काम करने हैं। पहला, देश के बारे में सोचना है, और दूसरा, इकट्ठा एक होना है, बंटने नहीं देना। ये 2 चीजें अगर आप कर सकते हैं तो विश्वास मानिए ये देश सोने की चिड़िया बन जाएगा। मैं हालांकि राजेश जी कविता लिखते हैं, बहुत बढ़िया। मैं किसी की कविता की 4 लाइनें आपको बताता हूं जो आपके ताकत से ताल्लुक रखती है। हुक्कारों से महलों की नींव उखड़ जाती है,
सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है, जनता की रोके राह समय में ताव कहां, जनता चाहे जिधर काल उधर ही मुड़ता है। अपनी ताकत पहचानिए। धन्यवाद। जय हिंद। मैं आज अभी कहा कि जनरल साहब अन्ना को लेकर आए, नहीं, मैं इसलिए आया हूं कि भिवानी की धरती ने जनरल वीके सिंह जैसे स्थल सेनाध्यक्ष इस देश को दिया है, उस धरती को नमन करने के लिए आया। इस धरती ने एक ईमानदार सेनाध्यक्ष इस देश के लिए दिया, ये मुझे महत्व है। जनतंत्र मोर्चा के माध्यम से संपूर्ण व्यवस्था परिवर्तन की ये यात्रा चल रही है। मेरे जीवन में तो मुझे गांधी जी, शहीद भगत सिंह, इनके विचारों का प्रभाव पड़ा। जनरल साहब जैसे फौज में थे, मैं भी एक फौज में फौजी था। 1965 की लड़ाई में मेरे सब साथी शहीद हो गए, मैं बच गया। यहाँ एक गोली का टुकड़ा लग गया सर पर, और मैं देखा कि मेरे सब साथी शहीद हो गए, मैं बच गया। ये भगवान की कोई इच्छा है। तो मेरे जीवन पर इन महापुरुषों का प्रभाव पड़ा था। 26 साल की उम्र में खेमकरण की सीमा पर मैंने निर्णय लिया कि जो मेरे साथी शहीद हो गए हैं, मैं भी खत्म हुआ हूँ, अभी है ये मेरा पुनर्जन्म है। ये समाज और देश की सेवा के लिए अर्पण। खतरा लगने लगा, शादी कर लो तो चूल्हा जलाने में समय दीजिए, फिर मैं देश और समाज की सेवा नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए मैं दूसरा भी निर्णय लिया कि शादी नहीं करना है। मेरे देश के लिए, देश की जनता की सेवा के लिए, मेरे जीवन का हर क्षण लगे, ये सोचा शादी नहीं करना। और आज 75 साल की उम्र हो गई, वही विचार मेरे कायम है। गांव में घर है, 40 साल हो गया घर में जाकर, कभी घर में गया नहीं। करोड़ रुपए की योजना अपनाई, करोड़ रुपए की, कोई बैंक बैलेंस नहीं। एक मंदिर में रहता हूँ, सोने का एक बिस्तर है, खाने का एक प्लेट है, कुछ रखा नहीं जीवन में। लेकिन एक फकीरी जीवन में भी, अभी जनरल साहब बताए ना, अगर हम जीवन में कोशिश करें तो असंभव कुछ नहीं है, संभव है। सोने का एक बिस्तर, खाने का प्लेट है, फिर भी 6 कैबिनेट मंत्री घर भेज दिए करप्टेड लोग, 6। अलग अलग पक्ष और पार्टी के ये मंत्री, कैबिनेट मंत्री, जिन्होंने इस देश को डुबाना। अरे अंग्रेजों ने 150 साल में नहीं लूटा, उतने ये लोग लूट रहे हैं हमें, हमारे लोग। 6 मंत्री घर गए, 400 से ज्यादा ऑफिसर घर चले गए, करप्टेड लोग। और अभी तक मैं एकला चलोरा से वृत्ति से मैं लड़ रहा था। महाराष्ट्र में 7 कानून बनाए, राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार, पहले हम लोग बनाया महाराष्ट्र में 2002, और 2005 में भारत सरकार ने उसका अनुसरण किया। तो अभी मैं एकला चलोर के वृत्ति से चल रहा था। अभी जनरल साहब, जिलानी साहब, भारतीय जी, ये हमें मिलने के बाद मेरी शक्ति बढ़ गई, ताकत बढ़ गई। और मैंने अभी, हम लोगों ने तो निर्णय लिया,
आगे के लिए जब तक जीना है समाज और देश की सेवा के लिए, और जिस दिन मरना है समाज और देश की सेवा के लिए मरना है, ये तय किया हमने। कुछ जीवन में अपेक्षा नहीं, कुछ किसी से लेना नहीं, कोई किसी से मांगना नहीं, सिर्फ देश की सेवा, समाज की सेवा। मुझे तो विश्वास हो रहा है यहाँ सुरेश जी, नवीन जी, ये युवकों ने जो ग्रुप है, इनको देखकर मुझे भी और ऊर्जा मिलती है। ये युवकों की तरफ देखकर, ये मैं रास्ते में भी देखता ना, इतना युवकों में जोश है, इतना जोश है। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि मोटरसाइकिल कहीं गिर तो नहीं जाएगी। इतना जोश है, वो जोश देखकर मुझे भी इतना स्फूर्ति मिलती है, ऊर्जा मिलती है कि मैं भी अभी अनुभव कर रहा हूँ कि 75 साल होते हुए भी मैं भी एक जवान बन गया। और शरीर में प्राण है तब तक मैं अभी लड़ते रहूँगा, लड़ते रहूँगा। ये जोश अंदर का है कि बाहर का है? तो मेरा कहने का मतलब है कि काफी समय हो गया, मैं अपना अंत नहीं देख सकता हूँ, लेकिन हमें ये व्यवस्था परिवर्तन भी जुड़ रहा है। उसमें पहले तो घटता था, जन लोकपाल जो हाथ में लिया है, अभी सरकार को लाना पड़ेगा। क्यों? इलेक्शन नजदीक आ रहा ना, अभी 1.5 साल हम लोग घूमेंगे देश में। 120 करोड़ जनता जाग जाएगी नहीं पता नहीं, लेकिन 6 करोड़ लोगों को हम संगठित करेंगे। 6 करोड़ देश में। अब 6 करोड़ लोग अगर देश के संगठित हो गए ना, सरकार का नाक दबाने से मुंह खुल जाएगा। वो काम हमें करना है। पक्ष और पार्टी का कोई लेन देन नहीं। जो लोग समाज और देश के नहीं सोचते हैं, सिर्फ सत्ता और पैसे में मशगूल हो गए हैं, ऐसी सत्ता का क्या मतलब है? ऐसे सत्ता का कोई मतलब नहीं। इसलिए हम लोग ये सोचते हैं कि जन लोकपाल, अभी 6 करोड़ लोग संगठित हो गए ना देश में 1.5 साल में, तो फिर से एक बार मैं होगा रामलीला मैदान और आप हो गए तिरंगा लेकर रास्ते पर। भारत माता की जय, जिंदाबाद। और देश की जनता सरकार को कहेगी जन लोकपाल लाओ न तो जाओ, दोनों में करना पड़ेगा सबको। सरकार एक ही बात के लिए डरती है, वो किसी को डरती नहीं, अनशन करो कुछ करो, डरती नहीं। डरती एक ही बात के लिए, जनता जो कह रही है अभी देश की, वो नहीं किया तो हमारी सरकार गिर जाएगी, वो गिरने के लिए डरती है, बाकी किसी तरह डरती नहीं। और हम लोग वो कोशिश करना है, ये सरकार क्या, वो सरकार क्या, कौन सी भी सरकार आ जाए, जनता में वो शक्ति निर्माण करना है। आज़ादी का अर्थ स्वराचार लगाकर चलने वाले लोग हैं, ऐसे सरकार को गिराने की शक्ति जनता में निर्माण करनी है। मालिक है ना जनता, सेवक है। हम लोग जिनको भेजा वो सब सेवक है। हमारे जो ऑफिसर है, IAS है, IPS है, IFS है, ये भी सब सेवक है। मैं वोट किसको देना? उनके सामने पर्याय नहीं। 4 उम्मीदवार खड़े हैं, वोटर बोलता एक भी पर्याय नहीं। 4 लोगों को निशान दिया ना चुनाव का, ऐसे आखिरी निशान डाल दो वोटर के लिए, नापसंद। आप जनता देखेगी कि 4 भी एक भी पसंद नहीं ना। 4 उम्मीदवार को जितना वोटिंग गिरा है उससे ज्यादा नापसंदी पर रुपया पानी में गया, तो उम्मीदवार का दिमाग जगह पर आ जाएगा। वो काम हमें करना है आगे के लिए, वो काम करना है। और जो इलेक्शन कैंसिल होगा उस उम्मीदवारों को फिर से खड़ा होने की इजाजत नहीं, कानून में फिर से खड़ा होगा, बाद में होगा। जीना मुश्किल, असंभव क्या है?
देखो ना, एक सामान्य आदमी, फकीर आदमी, लेकिन 6 कैबिनेट मंत्री अलग अलग पक्ष पार्टी के, ये बोलना आसान है। एक मंत्री को घर में भेज कर देखो क्या होता है, ऐसा होता है। अरे एक नहीं भेज सकते हैं, इतना कठिन काम है, लेकिन 6 भेजो ना, क्यों? उसके लिए अन्ना हजारे की नकल हर युवक कर सकता है। युवक ने लाया ना दिल में, जीवन में थोड़ा त्याग करना पड़ेगा। त्याग ये करना ही पड़ता है। अरे खेती में दाना से भरे हुए बूटा नजर आते हैं, खेती में ज्वार बाजरा के दाना से भरे हुए बूटा नजर आते हैं, तब आते हैं एक दाना पहले त्याग करता है, एक दाना अपने आप को जमीन में मिटा लेता है, तब भुट्टा नजर आता है। पहले एक दाना जमीन में नहीं गया तो भुट्टे कैसे लगेगा? आज हमारे देश के लिए, समाज के लिए एक दाने की जरूरत है, जमीन में जाने वाला दाना, फिर भुट्टा नजर आएगा, भुट्टा नजर आएगा। देखो ना, मैं सोचा ना 26 साल की उम्र में कि मुझे एक दाना बनना है, और जमीन में मिटाने की कोशिश किया, आज भुट्टा नजर आ रहा है, भुट्टा नजर आ रहा है। महाराष्ट्र में साफ कानून बनाए, कई गांव में हम लोग काम किया, वो गांव, इस गांव में 40 शराब की भट्टी थी, आज उस गांव में बीड़ी सिगरेट खाने बिक्री के लिए नहीं, इस गांव में 40 शराब की भट्टी थी, आज बीड़ी नहीं, सिगरेट नहीं, खाने नहीं। इस गांव में पीने के लिए पानी नहीं था, खाने के लिए अनाज नहीं था। आपके एरिया में भी ये समस्या है, उसके लिए बारिश का बूंद न बूंद को रोका, जमीन में रिचार्जिंग किया, अंडरग्राउंड वाटर लेवल को बढ़ाया, और जिस गांव में 300 एकड़ जमीन में एक फसल के लिए पानी नहीं मिलता था, आज 1500 एकड़ जमीन में 2 फसल के लिए पानी मिल रहा है। ये हो सकता है, असंभव नहीं, असंभव नहीं, हो सकता है। सर फिर मैंने जो कहा कि त्याग बहुत जरूरी है, त्याग करना पड़ता है किसी ने। ये भारत की भूमि है ना, हिंदुस्तान की भूमि, हमें त्याग सिखाई। आज हमारे सामने प्रश्न है, किसको मिली आजादी, क्या मिली आजादी? अरे अंग्रेज तो चला गया, वो गोरा चला गया, गोरे अंग्रेज चले गए और काले अंग्रेज आ गए, भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ। वो आजादी की दूसरी लड़ाई हमें लड़नी है, आजादी की दूसरी लड़ाई है, ये लड़नी है। तो मेरा कहने का मतलब है, युवकों ने शुद्ध आचार और अपमान करने की शक्ति, जमीन में जाने वाला दाना, ये तो बहुत दाने ऐसे सोचते, बहुत दाने सोचते, मैं जमीन में क्यों जाना, जो दाने ऐसे सोचते जमीन में क्यों जाना, और जो दाने जमीन में नहीं जाते वही दाने नष्ट हो जाते, क्योंकि जो दाने जमीन में नहीं जाते वही दाने चक्की में जाते हैं, पीसते हैं और आटा बन जाता है उनका। जमीन में नहीं गए, चक्की में गए, आटा बन गया। जमीन में जाने वाला दानों का आटा नहीं बनता, तो हजारों दानों को निर्माण करते हैं। इन बातों पर जीवन में सोचना। कभी लोग पत्थर मारते हैं, जो पेड़ में फल ही नहीं, कौन पत्थर मारेगा? फल लगे पत्थर मारेंगे। खास तौर पर नीम के का प्रश्न है, इसके बारे में सोचना था। हम लोग इतना ही सोचा सत्ता परिवर्तन, तो सत्ता में क्या हुआ, 5 साल एक सत्ता में आ गए, हो गए, फिर दूसरे सत्ता में आ गए, फिर तो हो गए, फिर तीसरे में सत्ता में आ गए, तो सत्ता परिवर्तन होते गया। लेकिन हुआ क्या, एक ने भ्रष्टाचार में ग्रेजुएशन किया और दूसरे ने तो डॉक्टरेट पाई, क्या परिवर्तन आया? परिवर्तन लाना है तो सत्ता परिवर्तन नहीं, संपूर्ण व्यवस्था परिवर्तन। और ये व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई अभी शुरू हो गई है। मुझे पता है कि ये बैठे सब मेरे सामने बैठे नवयुवक है, उनको मेरा सत्रों को धोखा दिया, महाराष्ट्र विषय को धोखा दिया, मन में 1000 साल के तपस्या करने वाला। लेकिन मैं अनुभव कर रहा, मेरे जीवन में मैं अनुभव कर रहा। 75 साल की उम्र हो गई, लेकिन जीवन में इतना भी दाग नहीं लगने दिया, इतना भी दाग। जनरल साहब बताया ना, असंभव कुछ नहीं। रास्ते में सवेरे 4 बजे उठने से रात को 10 बजे तक दौड़ रहे और दौड़ा, स्मशान भूमि में जाना तो कहीं देखता है। इसलिए आनंद के लिए एक तरफ आनंद के लिए दौड़ रहे और दूसरी तरफ एयर कंडीशन कमरे में नींद की गोली लेकर सो गए।
आपको सुख चाहिए तो पहले दूसरों को सुखी करो। जब तक हम दूसरों को सुखी नहीं करते तब तक सही आनंद नहीं मिलता। नहीं सोचते मेरा कहता ना, अरे जन्म में आया खाले हाथ से, जाना खाले हाथ से, तो मेरा क्या, ये 2 दिन का महीना है। तो मैं ज़्यादा ना करता हूँ। अभी जनतंत्र यात्रा शुरू हो गई है। गणतंत्र मोर्चा जनरल साहब ने बताया कि गणतंत्र मोर्चा में शामिल होना है या आज़ादी की दूसरी लड़ाई है। ये दूसरी लड़ाई हमें 325 लोगों ने 1 साल के लिए अपने नाम नोट किए हैं। मैं उन सबके लिए धन्यवाद करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ।